हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत और विचार, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंस ऑफ लॉजिक। जो साइंस ऑफ लॉजिक बुक है ये हीगल की है, ना कि कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम और पेरिस मनुस्क्रिप्ट्स, ये तीनों बुक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में महत्वपूर्ण बुक जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस मनुस्क्रिप्ट्स और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने कहा है? तो व्यक्ति अपने ऊपर और अपने देह और दिमाग पर जो संप्रभु है, ये कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, यानी जे.एस. मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जे.एस. मिल स्वतंत्रता के घोर समर्थक होते हैं। इसलिए वो व्यक्ति को अपने संप्रभुता के ऊपर जो है, अपने देह के ऊपर, अपने दिमाग पर ऊपर मानते हैं। आप देख सकते हैं व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह कथन जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल स्वतंत्रता के घोर समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला जो पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक था वो हॉब्स, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए दिया है, ए रॉन्ग है, इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है हॉब्स है। मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मिलाने के लिए कह रहा है, तो देख लेते हैं इसको मैच करने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करते हैं मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन की थी। ठीक है, सोवियत रूस की बात करेंगे तो हेजेमनी जो सिद्धांत दिया था ये दिया था ग्रामसी ने, इटली के विचारक। और बहुकेंद्रीयता की बात करते हैं टोग्लियाटी। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 20वीं शताब्दी का जैकोविनिज्म। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी का जो जैकोविनिज्म कहा जाता है वो कहा जाता है एम.एन. रॉय को। 20वीं शताब्दी का जैकोनिज्म एम.एन. रॉय हो जाएंगे, ए का फोर्थ हो जाएगा। स्वैच्छिक निर्धनता की बात की थी। ठीक है, स्वैच्छिक निर्धनता की बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये कहा था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। और मरने से पहले बी.आर. अम्बेडकर ने अपना धर्म चेंज किया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अंतिम हमारा विकास का एकीकृत सिद्धांत जो था श्री अरविंदो के द्वारा दिया गया था, यानी इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। 20वीं शताब्दी का जैकोविनिज्म का संबंध एम.एन. रॉय, स्वैच्छिक निर्धनता महात्मा गांधी, मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये बी.आर. अम्बेडकर, और विकास का एकीकृत सिद्धांत जो है श्री अरविंदो से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी ने अपनी व्याख्या की है। तो गांधी ने अपनी व्याख्या जो की है दार्शनिक और अराजकतावादी के रूप में की है, क्योंकि ये भी मार्क्सवाद की तरह राज्य के विरोधी थे, इसीलिए महात्मा गांधी को दार्शनिक और अराजकतावादी के रूप में जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गांधी जी बहुलवादियों तथा अराजकतावादियों की भांति राज्य जैसी निरंकुश प्रभुसत्ता के विरोधी थे, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य जो है आंख मूंद कर राज्य की आज्ञा का पालन करना है। गांधी जी और राजकतावादियों की भांति राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की जो वकालत की थी वो जॉन रॉल्स के द्वारा की गई थी, जिन्होंने न्याय का सिद्धांत भी दिया था। परस्पर व्यापी मतैक्य के सिद्धांत की वकालत करने वाले विचारक जॉन रॉल्स थे। अगला क्वेश्चन हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। अंबेडकर दबे वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग निर्वाचक वर्ग मानते थे।
और कारण है इसका गांधी जी, वे गांधी जी से सहमत थे। तो इसका कथन बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, अंबेडकर जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। उन्होंने इसकी मांग भी की थी और वे गांधी जी से सहमत थे, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के संबंध जो है, जो वैचारिक संबंध थे, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। ठीक है, आपस में कभी भी सहमत नहीं थे, इसलिए कारण यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्याख्या। महात्मा गांधी का विचार था कि स्वर्ण हिंदुओं का हृदय जो है परिवर्तन करके छुआछूत की प्रथा मिटाई जा सकती है, परंतु डॉक्टर अंबेडकर इससे सहमत न थे। अंबेडकर दबे वर्ग को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। इसीलिए अंबेडकर और गांधी में हमेशा क्या है, भिन्नता भिन्नता दिखाई देती है। अगला हमारा तुलनात्मक राजनीति से विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया? तो सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की जो अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया था, लुडविग और वॉन वर्टालाम्फी के द्वारा किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा का सर्वप्रथम जो विकास किया था, लुडविग वॉन वर्टालाम्फी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है? तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद को जो है, ठीक है, तो देख लेते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद किसके बारे में बात करता है। ये करता है विकासशील, ठीक है, विकासशील देशों की राजनीति का, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पद्धति के रूप में विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलीट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है? तो सी राइट मिल्स की जो पुस्तक द पावर एलीट है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी इसके परिप्रेक्ष्य की राजनीति का अध्ययन करती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट मिल्स यूएसए के थे, तो वहीं की राजनीति का अध्ययन उनके द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं सी राइट मिल्स की पुस्तक द पावर एलीट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजनीति का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड को अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राजनीतिक विकास के संकट की पहचान जो की थी, वो लुसियन पाई के द्वारा की गई थी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुसियन पाई ने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा सही नहीं है, इसे देख लेते हैं। सी राइट मिल्स, ठीक है, द पावर एलिट मोस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये राइट हो जाएगा। टीबी बोटामोर के द्वारा एलिट्स एंड सोसाइटी की बात की थी। पेरोटो के द्वारा द रूलिंग क्लास की बात बिल्कुल नहीं की गई थी। द रूलिंग क्लास जो है मोस्का की है, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और ऑर्टेगा बाय गैसेट जो है द रिवॉल्ट ऑफ द मॉसेस बिल्कुल राइट बुक हो जाएगी, यानी सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सभी राइट हैं, आप देख सकते हैं। सी डब्ल्यू मिल्स, ठीक है, सी राइट मिल्स की बात करें तो पावर एलिट हो जाएगा। टीवी बोटामोर की बात करेंगे एलिट्स एंड सोसाइटी। ऑर्टेगा बाय गैसेट की बात करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ द मॉसेस हो जाएगा। और मोस्का की बात करेंगे द रूलिंग क्लास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया था एन पार्किंसंस के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम एन पार्किंसंस ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें राइट जो नहीं है उसकी बात कर रहा है। 15 को देख लेते हैं, तो यहाँ पे सी इसका राइट नहीं है। ठीक है, तो सी इसमें राइट नहीं दिया गया है, बाकी राइट है, देख लेते हैं। इसमें यूएसए का संबंध दोहरी नागरिकता से हो जाएगा। भारत का संबंध विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि से हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड का संबंध बहुल कार्यपालिका, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ऑस्ट्रेलिया का संबंध जो सरकार का संघात्मक रूप से होता है, जबकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का संबंध सरकार का एकात्मक रूप से दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सी रॉन्ग हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्ययन के आधार पर सर्जित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह का नियम, लौह का
नियम, इसका संबंध जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रॉबर्ट मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह का नियम जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के आधार पर सर्जित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जो मॉन्टेस्क्यू का पावर ऑफ सेपरेशन की जो बात करते हैं, सत्ता की पृथकता का सिद्धांत जो दिया था उन्होंने स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में दिया था। ठीक है, वो बल देता है स्वतंत्रता पे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अधिकृत व्याख्याता फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू है और इसी सिद्धांत के आधार पर सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों को बांटा गया है, जैसे यूएसए का संविधान है। यूएसए में जो है जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, स्टेट को अलग, केंद्र को अलग, परिप्रेक्ष्य में अलग अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू होते हैं। और कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहाँ लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और आपस में मैच भी करते हैं, तो व्याख्या भी इसकी राइट हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम किसने रचना की थी? तो नौकरशाही शब्द की रचना सबसे पहले की थी विसेंट डी गोर्नी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गोर्नी दिया गया था तो गोर्नी है। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना विसेंट द गोर्नी ने किया। इसका अंग्रेजी पर्याय ब्यूरोक्रेसी है, अर्थात इसका तात्पर्य विभागीय उपसंभाग तथा विभाग से होता है। अगला क्वेश्चन है, समाजों के बारे में रिक्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो इसे देख लेते हैं। एकीकृत समेकित समाज पारंपरिक है, बिल्कुल राइट। विकसित समाज विवर्तनीय समाज है, ये भी राइट हो जाएगा। विवर्तनीय समाजों में आरोपी मूल्य पाए जाते हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। जो विवर्तनीय समाजों में आरोपी मूल्य पाए जाते हैं ये रॉन्ग हो जाएगा, और पारंपरिक समाजों में आरोपी मूल्य होते हैं। ठीक है, तो डी भी राइट हो जाएगा, यानी सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं समाजों के बारे में रिक्स का क्या दृष्टिकोण था। रिक्स का ये मानना था कि एकीकृत समाज पारंपरिक होते हैं और विकसित समाज विवर्तनीय समाज होते हैं, और पारंपरिक समाजों के आरोपी जो है मूल्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो संचार के जो अनौपचारिक चैनल है उसको जो है ग्रेपाइन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संचार के अनौपचारिक चैनल को ग्रेपाइन नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित क्वेश्चन, तो इसे देखते हैं। रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? तो रजनी कोठारी की द्वारा जो पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद के आधार पर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक संरचनात्मक प्रकार्यवाद के आधार पर लिखी गई है। अगला है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जो संबंधित नहीं है अरविंद घोष, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह, तीनों का संबंध है। सी का संबंध इससे नहीं है, क्योंकि अरविंद घोष उससे पहले ही ये क्रांतिवादी से संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इससे संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंधित हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चंद्र चटर्जी और भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जनसमूह यानी मास एवं संवर्ग काडर में दल बनाया? तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान दिया और उसे जनसमूह और संवर्ग में दल बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 263 आर्टिकल 263 कहता है कि के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करता है, और प्रथम अंतर्राज्य की स्थापना 1990 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठक करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र राज्य की विधानसभाएं राज्य को राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठकें करती हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का वो संशोधन है 91, ठीक है, 91वें संविधान संशोधन। आप देख सकते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज का संबंध जिससे नहीं है वो बतानी है। तो सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज से है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव आयोग से है, न कि पंचायती राज से। LM सिंघवी समिति का संबंध पंचायती राज से है, और PK थुंगन समिति पंचायती राज की अंतिम समिति है, ये भी इससे रिलेटेड है। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव आयोग से है। आप इसे देख सकते हैं। अगला है हमारा, भारत के निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति होने का सही अनुक्रम बताइए। तो भारत के उप प्रधानमंत्री की बात कर रहा है तो देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले हो जाएंगे 1947 1947 से 1950 के बीच। उसके बाद मोरारजी देसाई आएंगे 1967 से 69 के बीच। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह आएंगे 1979, और अंत में चौधरी देवीलाल आएंगे 1989 से 1990 के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नलिखित में से कौन अल्पतंत्र समूह है। ठीक है, तो अल्पतंत्र की बात कर रहा है तो अल्पतंत्र में नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत की संविधान सभा में अल्पतंत्र समूह में निम्न स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, जैसे नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। अगला है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन TGT और PGT में पूछा गया है। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत धीरे से चलने वाली अर्थव्यवस्था थी, तो इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ ने माना था। लॉर्ड एंड सुजैन रुडोल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा है कि सदस्य नामांकित के होते हैं। तो किससे होते हैं इसकी बात कर रहा है तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड लोक लेखा समिति में 15 जो मेंबर होते हैं लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, और टोटल कुल मेंबर जो है 22 होते हैं। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष जो है विपक्ष का नेता होता है, और लोक लेखा समिति विभिन्न मंत्रालयों की व्यय की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जा रही है तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 312 भी संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। और एकाधिकार की बात करें तो यह पावर अकेले राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को इसमें नहीं है। और आर्टिकल 312 क्लॉज 1 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, यानी कोई मामला है जो देश के परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे राज्य सरकार
ठीक है, छोड़ के वहाँ पे राज्यसभा अपना कानून लागू कर सकती है। तो संसद वहाँ पर क्या करती है, विधि बनाकर संघ व राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के लिए उपबंध कर सकती है। अगला है हमारा लोक प्रशासन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अभिकथन और कारण से संबंधित पहला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया है। और स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है। बिल्कुल, स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को निर्णय लेने में सहायता करती है, इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, लेकिन आपस में दोनों का संबंध जो है मैच नहीं करता है। ठीक है, वो अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, वो अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपस में सही नहीं है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, स्टाफ अभिकरण लाइन एजेंसी को योजना बनाने में सहायता देता है और परामर्श देता है तथा तथ्यान्वेषण के द्वारा हर प्रकार से मदद पहुंचाता है। सूत्र अधिकारी तकनीकी स्टाफ के परामर्श की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा, राष्ट्रीय राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की है? तो ये की है हर्बर्ट साइमन के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप इससे पहले एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हर्बर्ट साइमन ने राष्ट्रीय राज्य तथा स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या की है। अगला है हमारा, नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नियंत्रण के क्षेत्र को मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन के नाम से जाना जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, नियंत्रण के क्षेत्र की समस्या सोपान क्रम के सिद्धांतों का स्वाभाविक विस्तार है। इसे मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टाफ एजेंसी का जो सही कार्य है वो है मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना। ठीक है, स्टाफ एजेंसी का जो मुख्य कार्य है वो है मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना। आप देख सकते हैं, स्टाफ एजेंसियों का प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे स्टाफ इकाइयाँ लाइन को योजना बनाने में सहायता करती हैं, परामर्श देती हैं और तथ्यान्वेषण के द्वारा हर प्रकार से मदद पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विचारकों और अवधारणाओं को साथ सुमेलित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। F.W. टेलर, ठीक है, F.W. टेलर का संबंध जो है प्रोत्साहन प्रणाली से है। चेस्टर आई बर्नार्ड की बात करें तो स्वीकृति का क्षेत्र की बात करते हैं। हेनरी फ्योल की बात करें, श्रेणी या स्केलर पद्धति की बात करते हैं। और फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने असंतोषकारी का बारे में बात की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है, किसने कहा कि बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है? तो बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है, ये कहा था बिल्डवस्की ने, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बिल्डवस्की ने कहा है कि बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का एक क्रम है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अभिकथन और कारण से है, इसे देख लेते हैं। आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं है वे इसके विरोध में हैं। और आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दिया था। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। जब स्वतंत्र तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दी थी, इसीलिए उसने कहा था जो राष्ट्र अमेरिका के साथ नहीं है वो उसके विरोध में है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और उसकी व्याख्या भी राइट हो जाएगी। आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं हैं वे इसके विरोध में हैं। आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप क्या हुआ था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई है। अगला है हमारा, हंस जे मार्गेंथाउ के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो हेंस ये मॉर्गेनथाउ को देख लेते हैं। राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में जमी हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ये यथार्थवादी विचारक मानते हैं। और राजनीतिक जो है स्वचालित होती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय हित की व्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के द्वारा शासित होती है, ठीक है। यथार्थवादी विचारक जहाँ पावर की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो नैतिक मूल्यों की बात उनके द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं हंस जे मार्गेथाउ के यथार्थवादी मूलभूत सिद्धांतों को, जो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्शल योजना किसके लिए थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है। तो मार्शल योजना का संबंध जो है पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करना, ये उससे संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मार्शल योजना के अंतर्गत 1947 में यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया। यह युद्ध पीड़ित यूरोप की सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण सहायता की ओर बड़ा कदम था। अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई थी? ठीक है, तो रसिया को जो है स्थायी सदस्यता, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता दी गई थी, वो पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य के रूप में दी गई थी, ना कि रसिया के रूप पर दी गई थी। जब रसिया सोवियत संघ में था, ठीक है, 1991 में इसका विघटन हुआ था, उससे पहले सोवियत संघ के रूप में दी गई थी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य होने के रूप में दी गई है। अगला है हमारा, केनेथ वॉल्श के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि, केनेथ वॉल्श के बारे में बात करेंगे तो इसका संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये केनेथ वॉल्श का मानना है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विश्लेषण के संदर्भ में नौ यथार्थवादी विचारक केनेथ वॉल जो हैं नौ यथार्थवादी विचारक हैं। न्यू रियलिज्म एक व्याख्यात्मक रूप में तत्व के रूप में संरचना को प्राथमिकता देते हैं। केनेथ वॉल्च के अनुसार अध्ययन की मूल इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना करना है। अगला है, अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात का विचार करता है? तो वो करता है पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने के प्रयत्न की बात की जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता का सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने की प्रयत्न करने पर विचार करता है। अगला है हमारा, नीचे दी गई घटनाओं को क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट, ठीक है, ये 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था 1962 में। उसके बाद भारत रूस मैत्री संधि होती है 1971 में, 1971 में जब पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए हम पे हमला करने आता है, तो यहाँ पे हमारी रूस और हमारी संधि होती है, मैत्री संधि के नाम से जिसे जाना जाता है 1971 में। और पोखरण में भारत का प्रथम आणविक परीक्षण जो होता है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में होता है, और दूसरा जो आणविक परीक्षण होता है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में। और अंत में भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाना, डी फोर्थ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धता लाता है, इसीलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और कारण है इसका, व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी ज़रूरत की वस्तुओं का आयात करने में सहायता करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं WTO व्यापार को साध्य के रूप में लेता है। यह बहुपक्षीय व्यापार के प्रणाली के वास्ते संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराता है, और WTO विश्व की प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। भारत भी इसका सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, सन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया था? तो 14वां जो सार्क सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तो उसने जोर दिया था अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधारना,
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 14वां सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधार पर मुख्य जोर दिया गया था। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है कि सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। ए इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था थी, इसमें सभी एक के लिए तथा एक सभी के लिए के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण समझा जाएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।